सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। फिलहाल केवल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयारी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है। कैडेट्स अपने करियर की शुरुआत से ही इस बेंचमार्क को बनाए रखें। आर्मी चीफ पुणे के खड़कवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए का 150वीं पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। रिव्यूइंग ऑफिसर के तौर पर उन्होंने 355 कैडेट अफसरों की परेड की सलामी ली। इस दौरान कैडेट्स ने मार्च पास्ट किया। फ्लाई पास्ट में SU-30 MKI लड़ाकू विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, सारंग हेलीकॉप्टर, एरोबेटिक्स टीम और आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम ने हिस्सा लिया। मॉडर्न वॉरफेयर पूरी तरह पारदर्शी हो गया है। 24 घंटे हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। सैनिकों की तैनाती ऑपरेशन और बॉर्डर एरिया में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। जीत हमेशा दिमाग में होती है, ये जमीन पर नहीं होती। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तभी सफल होता है जब पूरा देश एक साथ आए और इंफॉर्मेशन देने वाले लोगों पर भरोसा करे। जिस देश के नागरिक और संस्थाएं एक दूसरे पर विश्वास करती है, वे देश हमेशा मजबूत स्थिति में रहता है। जब युद्ध की गति बहुत तेज हो रही हो, तो संसाधनों के दायरे में रहकर एडिशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी तकनीकों और संसाधनों को संभालने के लिए ऑटोमेशन की जरूरत होती है। AI इसमें बहुत अहम रोल निभाता है। भविष्य की लड़ाइयां केवल पारंपरिक तरीके से नहीं लड़ी जाएंगी, बल्कि ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर होगा। भविष्य की लड़ाई जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉग्निटिव एरिया शामिल होंगे। हर सैनिक के हाथ में एक बाज होना चाहिए। हर सैनिक में ड्रोन उड़ाने की काबिलियत होनी चाहिए। हमारी एकेडमियों और दूसरी जगहों पर इसके लिए ट्रेनिंग चल रही है। 350 कैडेट भारतवर्ष से आज कन्वोकेशन में पास आउट हो रहे हैं, तो थैंकफुल। हमारे बेटे ने ये डिसीजन लिया और 350 पेरेंट में हम सौभाग्यशाली हैं। हम इस इवेंट को अटेंड कर पा रहे हैं एंड ट्रॉफी लेना तो इसकी बचपन से आदत है, हमेशा ही टॉपर रहा है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू हिज मदर। बहुत सैक्रिफाइस उन्होंने किए अपनी लाइफ में इसको अचीव करने के लिए। थैंक यू। मैं कहूंगा 2 शब्द वो जरूर कहें। टेक के रूप में उसे दिया। थैंक यू माय सन। जैसे कि आजकल सभी लोगों के साथ होता है कि एक भेड़चाल है देश के अंदर एक ऐसा प्रोफेशन चुनने की जिसमें बहुत ज्यादा पैसा हो, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने देश की सेवा करना चाहते हैं डिफेंस में पार्टिसिपेट करके। मेरे बेटे का पहले से ही प्लान ए भारतीय सेना में आना था और ये आंसू खुशी के आंसू हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि थिएटराइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इससे जुड़ी पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्री को सौंप दी गई है। इसका अलग अलग लेवल पर रिव्यू भी चल रहा है। नई व्यवस्था में सेना, नौसेना और वायुसेना चीफ अपनी अपनी सेनाओं की तैयारी और संसाधनों की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि थिएटर कमांडर ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन देखेंगे। सेना प्रमुख ने उम्मीद जताई है कि अगले 2 से 3 साल में ये व्यवस्था जमीनी स्तर पर लागू होती दिखाई दे सकती है। इसके लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख हितों का ध्यान रखा जाए। अभी भारत में तीनों सेनाओं के अलग अलग कुल 17 कमांड हैं। किसी सैन्य अभियान के दौरान तीनों सेनाएं मिलकर काम तो करती हैं, लेकिन उनकी कमान अलग अलग रहती है। थिएटर कमांड व्यवस्था में किसी क्षेत्र या मिशन के लिए एक ही कमांडर होगा। इसकी सेना की तीनों यूनिट्स एक साथ काम करेंगी। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी।
साथियों, हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद थी, पूरी ताकत के साथ, पूरी तैयारी के साथ अरब सागर में उपस्थित थी। और हमारे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी बार बार कहते थे कि सर, मुझे कब अवसर प्राप्त होगा, हमारे नेवी को कब अवसर प्राप्त होगा कि हम एक बार पाकिस्तान को सबक सिखा सकें। साथियों, मेरी भी इच्छा होती थी यह अवसर काश नेवी को भी मिल जाता तो नेवी भी क्या होती है पूरा हिंदुस्तान समझ जाता। साथियों, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी। और साथियों, हमारी सेनाओं की यह ताकत, हमारी लगातार की गई मेहनत और यह सतर्कता का नतीजा है। 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, तब से ही हमने इस बात पर विशेष बल दिया और इस पर विशेष ध्यान दिया कि भारत सही मायनों में सबसे ताकतवर तभी कहलाएगा जब हमारी सेनाओं को हथियार के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक विजन, एक नजरिया इस देश के सामने रखा था। साथियों, हमने मेक इन इंडिया, डिफेंस कॉरिडोर, आईडेक्स, अदिति और कई भी इनिशिएटिव के माध्यम से यह सुनिश्चित किया कि हम भारतीय सेनाओं के लिए अत्याधुनिक हथियार भारत में ही निर्मित करेंगे, भारत की धरती पर ही निर्मित करेंगे, भारतवासियों के हाथों से ही बनाएंगे और यदि संभव हो तो हम उसे भारत के बाहर निर्यात भी करेंगे, यानी दुनिया के दूसरे देशों को भी हम बेचेंगे। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना युद्ध के बदलते रूप को समझते हुए खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। सेना डिकेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पहल के तहत आधुनिक और तकनीक सक्षम बल में बदलने की दिशा में काम कर रही है। सेना के भीतर मौजूद संसाधनों से ही फर्स्ट रेजिमेंट बटालियन, दिव्यास्त्र बटालियन, शक्तिमान रेजिमेंट, भारत बटालियन और दूसरी तकनीक आधारित सैन्य संरचनाएं विकसित की जा रही हैं। इसमें युवा पीढ़ी की भूमिका को सेंटर में रखा गया है। दृष्टि कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है, इसकी झलक हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं और वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष में भी यह हम देख रहे हैं। भारत ने भी अपनी इसी शक्ति का परिचय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिया है मेरे बहनों भाइयों। और साथियों, आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। साथियों, इसका एक और लाभ सीमा सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह बहुत ही कठिन है, जटिल है, टफ है। हर जगह सैनिकों की तैनाती करना यह कोई आसान काम नहीं होता। मैं प्रत्यक्ष इसे महसूस कर रहा हूं। और ऐसे में ऑटोमेटेड निगरानी सिस्टम, रोबोटिक वाहन और सेंसर दिन रात सीमा की निगरानी कर सकते हैं, ऐसा सभी अब स्वीकार करने लगे हैं। इससे सुरक्षा भी बढ़ती है और कठिन परिस्थितियों में जो हमारे सैनिक तैनात होते हैं उन पर दबाव भी कम रहता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज भारत की प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी फ्यूचर वारफेयर की अच्छी खासी समझ रखती हैं और उस दिशा में लगातार काम कर रही हैं। यदि किसी के समझ में न आता हो तो यहां पर आकर गणेश लिबे के इस काम को देख सकता है। साथियों, भारत को म्यूनिशन और ऑटोमेशन का हब बनाने के लिए भी सबको मिलजुल कर काम करना होगा। महाराष्ट्र में नीवे के साथ साथ सोलर इंडस्ट्रीज भी अच्छा काम कर रही हैं और बराबर यहां के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। भारत की डिफेंस कंपनीज का साथियों जब सामर्थ्य बढ़ेगा तभी देश का सुरक्षा चक्र और अधिक मजबूत होगा। इसलिए हमारी सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और एडवांस सिस्टम में
मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए और साथ ही ड्रोन सेक्टर में भी हमारा प्रयास है अधिक से अधिक इंडिजिनाइजेशन हो और इस दिशा में भी यह ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम लोग खड़े हैं जिसकी धरती पर यह भी काम कर रहा है। म्यूनिशन और ऑटोमेटेड सिस्टम में भारत फ्रंट रनर बनकर उभरे, इसके लिए सरकार जो भी आवश्यक है वह कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने कार्रवाई की थी। आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात केवल 24 मिनट में पीओके से ऑपरेट हो रहे 9 प्रमुख आतंकी लॉन्च पैड और ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सैटेलाइट इमरजेंसी के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के सरगोधा, नूर खान, भोलारी और सुक्कुर एयरबेस को भी निशाना बनाया था, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा था। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान और कई कुख्यात आतंकवादी मारे गए थे, लेकिन 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा कर दी गई। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हाई लेवल मीटिंग्स हुई। मई में मिशन को अंतिम मंजूरी मिली। रात के समय ऑपरेशन को अंजाम देने की रणनीति बनी। एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया। S-400 और अन्य एयर डिफेंस यूनिट्स को एक्टिव मोड पर रखा गया। दुश्मन की एयर एक्टिविटी पर लगातार नजर बनी रही। रडार सिस्टम ने हर मूवमेंट को ट्रैक किया। ड्रोन और मिसाइल थ्रेट को पहले ही न्यूट्रलाइज किया गया। सीमा के पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस तैनात किया गया। ऑपरेशन के दौरान नो फ्लाई जैसी सख्त निगरानी रही। टारगेट एरिया में सटीक समय पर स्ट्राइक की गई। कम्युनिकेशन पूरी तरह से एनक्रिप्टेड रखा गया। हर फेज का टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन सुनिश्चित किया गया। ऑपरेशन के दौरान किसी एयर ब्रांच की अनुमति नहीं थी। सफल स्ट्राइक के बाद तुरंत फोर्सेस की सुरक्षित वापसी हुई। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की तकनीक और ताकत दिखाई। तैयार हैं, लेकिन दुख तब होता है जब नरेंद्र मोदी जी बताते भी नहीं है और ट्रंप बताते हैं कि मैंने भारत की सेनाओं को रोक दिया है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, हमारी भारत की सेना अमेरिका की कोई सबड्यूड नहीं है। इस बात को ध्यान रखें। पिछली बार भी हमारी सेना का बहुत मनोबल टूटा था इस बात से कि देश की सेना अपना ऑपरेशन जारी रखे हुए थी और अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि मैंने सीजफायर करा दिया। खड़कवासला स्थित एनडीए में 150वें कोर्स के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हुई। इस मौके पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भावुक होते हुए कहा कि 42 साल पहले वे इसी क्वार्टरडेक से पास आउट थे। आज जहां वे अपने करियर के अंतिम चरण में हैं, वहीं नए कैडेट्स अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। जो आप यहां शुरू करते हैं वो जीवन भर साथ रहता है। सेना प्रमुख ने देश की सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि दुनिया रुककर किसी का परिचय नहीं पूछती। खतरे अब अप्रत्याशित रूप में आ सकते हैं, इसीलिए सैनिकों को न सिर्फ शारीरिक रूप से तैयार रहना होगा बल्कि बौद्धिक रूप से भी तेज होना होगा। पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए भारत की सबसे प्रतिष्ठित मिलिट्री एकेडमी है। 12वीं के बाद चुने गए युवा 3 साल तक सेना, नौसेना और वायुसेना अफसर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। यह एकेडमी महाराष्ट्र के खड़कवासला पुणे में है। इसे दुनिया की पहली ट्राई सर्विस मिलिट्री एकेडमी माना जाता है। यहाँ तीनों सेनाओं के कैडेट्स एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं। एक समय में 2000 से ज्यादा कैडेट्स होते हैं। 30 दिसंबर 1949 में संयुक्त सेवा विंग की स्थापना इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुई। यह एनडीए का
पूर्ववर्ती संस्थान था। 6 अक्टूबर 1949 में खड़कवासला में एनडीए की आधारशिला रखी गई। 7 दिसंबर 1954 में एनडीए औपचारिक रूप से स्थापित हुई। 16 जनवरी 1955 से खड़कवासला में ट्रेनिंग शुरू हुई। एनडीए में एडमिशन के लिए यूपीएससी एग्जाम करवाता है। इसमें 12वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के बाद सिलेक्शन होता है। 2021 से महिलाओं को भी एडमिशन दिया जा रहा है। महिला कैडेट्स का पहला बैच 2022 में एनडीए पहुंचा। मैं कल जैसे ही यहाँ पे एनडीए की धरती पर उतरा हेलीकॉप्टर से, तो सबसे पहले बोला कि मुझे 40 स्क्वाड्रन जाना है, क्योंकि 40 स्क्वाड्रन जाने से जब आप वहाँ जाते हैं तो आपके अंदर एक स्फूर्ति पैदा हो जाती है, एक उमंग पैदा हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप उसी उम्र में वापस पहुँच गए हैं। और जब मैं वहाँ गया और मुझे बताया गया कि 40 स्क्वाड्रन इस बार चैंपियन स्क्वाड्रन है, तो उसमें मुझे और एक जोश की प्राप्ति हुई और मुझे अपने दिन याद आ गया कि हम वहाँ पे कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्योंकि मैं खुद भी एक पीटी कैप्टन था, पीटी ब्लू था और उस टाइम भी हमने स्क्वाड को बहुत आगे लाने की कोशिश की थी। परंतु खुशी की बात यह है कि जो ये जनरेशन है, इस जनरेशन में 40 स्क्वाड ने इतना अच्छा किया। कल जब पीटी डिस्प्ले भी हुआ, शाम को हुआ, तो उस टाइम भी मेरा मन कर रहा था कि मैं उनके साथ ये कार्रवाई करूं। उम्र का तकाजा नहीं तो शायद मैं उनके साथ ये कार्रवाई करता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर दिल आपका तरोताज़ा है और आप ये चीज़ करना चाहते हैं तो आप सबके साथ मिलकर सब काम कर सकते हैं। और एक खुशी सी महसूस होती है कि आज के जो एक एनडीए के कैडेट में जो एक कॉन्फिडेंस है, जो एक स्माइल है, वो एक हम लोगों को बड़ा सेटिस्फैक्शन देती है कि आगे आने वाली जनरेशन हमसे एक कदम आगे बढ़ के निकले। सेना प्रमुख के बयान में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का जिक्र काफी महत्वपूर्ण है। इसका सीधा अर्थ है, अगर पाकिस्तान या कोई अन्य ताकत फिर से भारत को उकसाता है या आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, तो भारतीय सशस्त्र बल और भी ज्यादा मजबूत और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। ये बयान उस समय आया जब सीमा पर तनाव की स्थिति बनी है। ये बयान भारत की नई सैन्य नीति और सर्जिकल स्ट्राइक से आगे बढ़कर निर्णायक कार्रवाई की रणनीति को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने साबित किया कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर आक्रामक कदम उठाने में भी सक्षम है। पाकिस्तान की ओर से लगातार उकसावे और आतंकवाद को समर्थन देने की कोशिशों के बीच ये बयान भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति को दोहराता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।